बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे और अनवरत प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। लोकसभा में 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा ने पारित किया अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 किया गया पेश। राज्यसभा में डाकघर विधेयक 2023 पारित। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। जल्द ही भारतीय नौसेना में रैंकों के नाम बदलकर किए जाएंगे भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार सशस्त्र बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। भारतीय नौसेना के जहाजों और विशेष बलों की ताकत के प्रदर्शन का किया निरीक्षण। राजकोट जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की 3 दिन की यात्रा पर। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में किया जाएगा आज औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे बातचीत। कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। मिजोरम विधानसभा चुनाव में मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट को मिला बहुमत। 40 में से 27 सीट जीती। निवर्तमान मुख्यमंत्री जोरमथंगा हारे चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। राज्य के विकास के लिए सहयोग का दिया आश्वासन। चक्रवात मिचोंग के तीव्र चक्रवाती तूफान में बदलने के कारण आंध्र प्रदेश के सभी तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी। तमिलनाडु में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। गृहमंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर ली स्थिति की जानकारी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज लोकसभा में 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। इससे पहले कल यानी सोमवार को लोकसभा से अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पास हो गया। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो आज राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा देश में आर्थिक स्थिति पर छोटी अवधि की चर्चा होगी। इससे पहले शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा से विस्तृत चर्चा के बाद डाकघर विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। ये विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लेगा। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार सरकार सुरक्षा सहित विशेष कारणों से डाक से भेजी गई किसी भी सामग्री को जांच के लिए रोक सकती है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उपसभापतियों के पैनल का पुनर्गठन किया। नए पैनल में 8 सांसदों को शामिल किया गया है। 8 सदस्यीय वाइस चेयरपर्सन पैनल में 4 महिलाओं को नियुक्त किया गया है। इनमें कांग्रेस की फूलो देवी नेताम और भाजपा की फेंगनॉन कोन्याक, दर्शना सिंह और सोनल मानसिंह को शामिल किया गया है। वहीं 4 पुरुष सांसदों में बीजेडी के सस्मित पात्रा, वाईएसआरसीपी के विजय साई रेड्डी, टीएमसी के सुखेंदु शेखर रे और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा शामिल हैं। That the panel of vice chairpersons has been reconstituted with effect from 4 December 2023 with the following honorable members: Shrimati Phulo Devi Netam, Shrimati S. Fognan Konyak, Shrimati Darshana Singh, Dr. Sonal Man Singh, Dr. Sasmit Patra, Shri V. Vijay Sai Reddy, Shri Sukhendu Shekhar Rai,
and Shri Kartikesh Sharma. संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का निलंबन रद्द कर दिया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव की ओर से पेश प्रस्ताव पर चड्ढा का निलंबन रद्द कर दिया। आप सांसद को 11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। चड्ढा पर भाजपा ने 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया था। उनको संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सभापति धनखड़ ने राज्यसभा से निलंबित कर दिया था। The committee finds the suspension suffered by him since 11th August 2023 from the House thus far as sufficient sentence that will meet the ends of justice. The committee stands committed to upholding the sanctity of parliamentary proceedings and safeguarding the integrity of the institution. The committee expresses hope that Shri Raghav Chadha, member, will reflect and introspect. The committee expects Shri Raghav Chadha to uphold the expected standards of conduct and decorum befitting a member of parliament. चेक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत यात्रा पर है। आज राज्यसभा महासचिव चेक संसदीय प्रतिनिधिमंडल से संसद भवन के समिति कक्ष समन्वय 3 में मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात दोपहर करीब 3:30 बजे होगी। आपको बता दें कि चेक संसदीय प्रतिनिधिमंडल 3 से 7 दिसंबर तक भारत यात्रा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नौसेना में रैंकों का नाम बदला जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस समारोह को संबोधित करते समय यह ऐलान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम अपने सशस्त्र बलों में महिला शक्ति को बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास शक्ति, सामर्थ्य, शौर्य, ज्ञान, कला और अभिनव आविष्कारों का समृद्ध इतिहास है। उन्होंने कहा कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेने का समय है, जिन्होंने सशक्त समुद्री बल के महत्व को समझा था। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अब भारतीय नौसेना अधिकारियों के एपोलेट यानी कंधे पर सज्जित अलंकरण में शिवाजी महाराज की सेना का प्रतीक चिन्ह होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही नौसेना के रैंक को भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुरूप नए नाम दिए जाएंगे। उन्होंने नौसैनिक पोत पर देश की पहली महिला कमान अधिकारी नियुक्त करने के लिए नौसेना को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए देश का विकास करना है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे नेवल ऑफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं, अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है। नए एपोलेट्स भी अब उनकी नौसेना के प्रतीक चिन्ह की तरह ही होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि नौसेना के ध्वज को मुझे पिछले वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जोड़ने का अवसर मिला था। अब एपोलेट्स में भी छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रतिबिंब हम सबको नजर आएगा। अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ मुझे एक और घोषणा करते हुए आज गौरव हो रहा है। भारतीय नौसेना अब अपने रैंक्स का नामकरण भारतीय परंपराओं के अनुरूप करने जा रही है। हम सशस्त्र बलों में अपनी नारी शक्ति की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। मैं नौसेना को बधाई दूंगा
कि आपने नेवल शिप में देश की पहली महिला कमांडिंग अफसर की तैनाती की है। साथियों, इससे पहले प्रधानमंत्री ने सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने शिवाजी महाराज पर एक चित्रकला प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ताराकरली तट पर भारतीय नौसेना के पोत पनडुब्बियों, विमान और विशेष बलों के संचालनगत प्रदर्शन में भी शामिल हुए। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार इस अवसर पर उपस्थित थे। केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत यात्रा पर हैं। आज वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो सोमवार को भारत पहुंचे। आज राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे, जहां दोनों देशों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और दोनों नेता प्रेस वार्ता करेंगे। इससे पहले केन्या के राष्ट्रपति औपचारिक तौर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और आज शाम को करीब 6:30 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर भारत आए हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। आपको बता दें कि ये केन्या के राष्ट्रपति रूटो की पहली भारत यात्रा है। सोमवार को केन्या के राष्ट्रपति और प्रतिनिधिमंडल ने भारत के कई इन्वेस्टर्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि निवेश केन्या के सामाजिक और आर्थिक विकास का एक प्रमुख प्रवर्तक है। केन्या के राष्ट्रपति रूटो ने पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र की सेवा के लिए नैरोबी में अपना क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने जा रहे इंडिया एक्सिम बैंक की एमडी, लेक रीजन इकोनॉमिक ब्लॉक और प्रोकॉर्प एनर्टेक प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ से मुलाकात की। मिजोरम विधानसभा चुनाव में आईपीएस लाल दुहोमा की नेतृत्व में बनी राजनीतिक पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट जेडपीएम ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर जेडपीएम और लाल दुहोमा को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मिजोरम की प्रगति को आगे बढ़ाने में हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में 6 साल पहले 6 छोटे संगठनों के विलय से गठित जोरम पीपुल्स मूवमेंट की विधानसभा चुनावों में जीत से मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस के दशकों के शासन का अंत हो गया। जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने 40 सीटों वाले विधानसभा में 27 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट को मात्र 10 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी के उम्मीदवार 2 सीटों पर विजय पाई है और वहीं कांग्रेस पार्टी को महज 1 सीट पर जीत मिली है। 40 सीटों की मिजोरम विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 21 है। मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले गए थे और 80% से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत एक विश्व मित्र बनना चाहता है जो महत्वपूर्ण क्षणों में आगे आता है और वैश्विक दक्षिण की आवाज है। उन्होंने विश्वास जताया कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, इंडोलॉजी का मूल्य भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। नई दिल्ली में आईसीसीआर के मुख्यालय में नॉलेज इंडिया विजिटर्स प्रोग्राम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में समाज आज गहराई से लोकतांत्रिक है और इसका अधिकांश नेतृत्व और इसकी विचार प्रक्रियाएं उन लोगों और ताकतों द्वारा संचालित की जा रही हैं जो गहराई से भारतीय हैं। Every culture sets its own practices and traditions into motion. And if we are actually looking at a more connected world, at a more diverse world, to me, this communication between cultures is today of great value. I again return to the example of the G20. You know, the G20 were the 20 largest economies of the world in the year 2008. So when you say, you know, this is a
you can say right now, the most important global grouping. Economically, yes, that would be so. Perhaps politically also, because a lot of politics flows from economics. But while we've had economic rebalancing and there is a political rebalancing going on, it is also important that there is a cultural rebalancing. बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठे साइक्लोन मिचोंग के आज देश के दक्षिणी हिस्से में किनारों से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मिचोंग दोपहर 12 बजे से पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकराएगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मौसम विभाग ने 7 दिसंबर तक इस तरह की स्थिति बरकरार रहने और उसके बाद गहन दबाव क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना जताई है। मिचोंग तूफान ने दक्षिण भारत में भारी तबाही मचाई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मिचोंग तूफान की स्थिति को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 144 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कई फ्लाइट्स को भी रोक दिया गया है। मिचोंग की वजह से चेन्नई में भारी बारिश हुई और सड़कें डूब गईं। चेन्नई में भीषण तूफान और बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। तूफान के असर को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के साथ। 5 दिसंबर साल 1950 को अरबिंदो घोष का निधन हुआ। घोष भारत के महान क्रांतिकारी, कवि और योगी थे। अरबिंदो घोष ऐसे राष्ट्रवादी भारतीय थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन भारतीय समाज को दिया। अरबिंदो घोष ने संस्कृति, राष्ट्रवाद, राजनीति, समाजवाद, साहित्य, विशेषकर काव्य के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया। उनकी मुख्य साहित्यिक कृतियों में एसेज ऑन गीता और द लाइफ डिवाइन प्रमुख हैं। 5 दिसंबर साल 2013 को नेल्सन मंडेला का निधन हुआ। मंडेला का नाम दुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में शुमार है। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार के लिए लंबा संघर्ष किया था, जिसके लिए मंडेला को साल 1964 में राजद्रोह और साजिश के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साल 1990 में नेल्सन मंडेला को 27 सालों की कैद के बाद रिहाई मिली। 1994 में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद संभाला। शांति में अतुलनीय योगदान के लिए साल 1990 में मंडेला को भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा और वहीं 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल के शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 5 दिसंबर साल 2014 से विश्व मृदा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन की घोषणा दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें अधिवेशन में की। इसका उद्देश्य स्वस्थ मिट्टी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना और साथ ही मिट्टी के संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए जागरूक करना है। यह दिन मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व को बताना है। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार इस बार विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम है मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। सोमवार को देश में भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे मनाया गया। नौसेना दिवस केवल एक ऐतिहासिक घटना की सालगिरह ही नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना को सही परिप्रेक्ष्य में देखने का भी एक खास दिन है। सन 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग के दौरान 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे तबाह कर दिया था। नौसेना की इस उपलब्धि की याद में इस दिन को मनाया जाता है। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं भारतीय नौसेना की कीर्ति और शौर्य को दिखाती विशेष तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।